जी, अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर 15 पढ़ रहे थे। एंजाइम्स तक मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। या आप बायो में पढ़ चुके हैं, इसको जल्दी से पढ़ते हैं। 3 फैक्टर्स हैं जो इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर। तो सिंपली तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन एक हद तक होता है, उसके बाद अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रुक जाता है, ये ख़राब भी हो जाता है। तो एंजाइम्स भी ऐसे ही हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ इनका रिएक्शन रेट बढ़ता जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। तो वो टेम्परेचर जिस पे इनका रेट मैक्सिमम होता है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ये फिक्स टेम्परेचर होता है। जैसे एनिमल के अंदर 37 डिग्री है, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर, ये एक पॉइंट है। प्लांट्स के अंदर 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर को जाएगा, फिर ऐसे नीचे को आना शुरू हो जाएगा। ऊपर जाते जाते मतलब जो बिल्कुल टॉप पे पोजीशन होगी वो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जहाँ पे ये मैक्सिमम अपना वर्क करेगा। कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम का रिएक्शन बताया, हम पढ़ चुके हैं पहले, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उससे स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा हाइट कर देंगे, तो एंजाइम्स के जो आपस के बॉन्ड्स हैं ना, जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो इस वजह से आप ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर तो आपके पास एंजाइम्स हैं अनलिमिटेड, बहुत पड़े हुए हैं, तो आप अगर उसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड करी जाएँ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। तो अगर तो ये सफिशिएंट है, ज़्यादा है, फिर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आपके पास एंजाइम है लिमिटेड, आपके पास 100 एंजाइम थे, आपने 200 सबस्ट्रेट डाल दिए, तो 100 तो उसके साथ अटैच हो गए, बाकी 100 कहाँ जाएंगे, तो फिर रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर एंजाइम्स इनसफिशिएंट हैं तो डिपेंड नहीं करेगा सबस्ट्रेट पे, और अगर वो अनलिमिटेड है तो फिर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। थर्ड है पीएच। सेम वैसे टेम्परेचर की तरह पीएच की भी एक रेंज है, जहाँ पे एंजाइम्स मैक्सिमम वर्क करता है, उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। टेम्परेचर का एक फिक्स पॉइंट था, पीएच की एक पूरी रेंज है, उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर ये ऊपर नीचे होगी तो ये इसकी एक्टिविटी को ख़राब करेगा। जैसे एग्जाम्पल, हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन है, पीएच 2 के करीब वो काम करता है, इससे ऊपर नीचे हो तो काम करना छोड़ दे। ट्रिप्सिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिपिड्स वगैरह को डाइजेस्ट करता है, 8 से 9 इसकी रेंज है, इससे ऊपर नीचे हो तो ग्राफ वही है। पहले अगर आप पीएच बढ़ाएं, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होगी। इससे आगे पीछे जाएंगे तो रेट नीचे हो जाएगा। उसके बाद इनहिबिटर्स का टॉपिक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, बायो के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहिबिटर वो होते हैं जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस को रेगुलेट करें और उनको रोक दें, उनको ख़राब करें। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसी चीज़ों को इनहिबिटर्स कहते हैं। ये आगे दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। नाम से जाहिर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो है जो सबस्ट्रेट के साथ compete करे, इसकी शक्ल मिलती होती है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। जब इसकी शक्ल उससे मिलती है तो एंजाइम धोखा खा जाता है, ये उसकी मिमिक करता है, तो वो असल सबस्ट्रेट की बजाय इसको अपने साथ लगा लेता है। अब असल सबस्ट्रेट तो वो था जिसने प्रोडक्ट में जाना था, ये इनहिबिटर है, ये लग जाता है जाके, लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से एंजाइम ब्लॉक हो जाता है और रिएक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो ये इसकी निशानी है, सिमिलर होता है, compete करता है, मिमिक करता है, एक साइड से बाइंड करता है। इसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में। एसिटाइलकोलिन आपको पता है न्यूरॉन सेल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। जब नर्व इंपल्स जनरेट होती है तो ये वो उसमें हेल्प करता है। अब सेरिन एक नर्व एजेंट है, एक गैस है जो इसके साथ मिमिक करती है, इसका स्ट्रक्चर इसके साथ मिलता है, तो न्यूरॉन के साथ जब ये आके अटैच हो जाती है तो काम ख़राब हो जाता है। तो ये एक दूसरे के मिमिक है। मेलोनिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड, अब होता क्या है, सक्सिनिक एसिड एक एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके साथ जाके अटैच होता है और किस में चेंज होता है, फ्यूमेरिक एसिड में। अब सक्सिनिक एसिड की जगह अगर इस एंजाइम के साथ मेलोनिक एसिड जाके अटैच हो जाए तो वो फ्यूमेरिक एसिड में चेंज नहीं होता। इसका मतलब है ये इसका मिमिक करके इसके साथ अटैच हुआ और रिएक्शन उसने रोक दिया, तो ये इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हुआ। एक चीज़ आपने इसमें देखनी है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में पूरे एंजाइम्स में एक्टिव साइड पे फोकस है, इनहिबिटर जाके एक्टिव साइड पे लग रहा है। अगर इनहिबिटर एक्टिव साइड के अलावा एंजाइम से किसी और जगह पे जाके लग जाए, उसको तंग करे, उसको ख़राब कर दे, उसको नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं। ये compete नहीं करता, ये एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं होता, ये इसकी शक्ल उससे नहीं मिलती, एक्टिव साइड पे नहीं अटैच होता। ये क्या करता है, ये शेप को और फॉर्म ऑफ एंजाइम को चेंज करता है और उसकी एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। जैसे मर्करी आयंस है, ये ऐसे एंजाइम जिनके अंदर थायोल ग्रुप होता है, थायोल SH ग्रुप, ये उसके साथ जाके अटैच होकर उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से एंजाइम का काम ख़राब हो जाता है। ये थे नॉन कॉम्पिटिटिव। उसके बाद टॉपिक है लिपिड्स का। लिपिड्स नेचुरली अकरिंग हेट्रोजीनियस कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, एनिमल्स के भी अंदर। इनकी मेन डेफिनेशन ये कि इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं,
कार्बोहाइड्रेट की तरह तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ये बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं, इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं और एक ग्राम लिपिड खाएं, लिपिड आपको उससे डबल एनर्जी देता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है। होता कहाँ पे, ये फैट्स, वैक्सेस, ये सारे लिपिड्स हैं, ऑयल्स, हार्मोन्स, मेम्ब्रेन, सारे ये आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी। क्लासिफिकेशन इसकी 4 बेसिस पे है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंबाइन के बेस पे, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, सिर्फ फंक्शन के बेस पे और फिजिकल प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर के बेस पे आगे 5 तरह का होता है, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉइड्स, वैक्सीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये 5 वाला। उसके बाद केमिकल की स्ट्रक्चर बेस पे भी सिंपल लिपिड, फॉस्फोलिपिड, डेरिवेटिव लिपिड, ये फॉस्फोलिपिड दोनों के अंदर आ गए, ठीक है, एमसीक्यूज भी बन सकता है। फंक्शन की बेस पे भी ये 4 तरह के होते हैं, एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चर में दोबारा फॉस्फोलिपिड आएगा, तो ये 3 के अंदर फॉस्फोलिपिड आ गया, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। सिग्नलिंग है और प्रोटेक्टिव है, ये भी हम पढ़ेंगे। और फिजिकल और प्रैक्टिस बेस पे 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ऐसे हैं जिनके अंदर लिपिड हैं, इनको फैट्स एंड ऑयल्स भी कहते हैं, 2 तरह के ये होते हैं। ये ऐसे लिपिड्स हैं जो 2 चीज़ों से मिलकर बने हैं, ग्लिसरॉल से मिलकर बने और फैटी एसिड से। एक ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड होंगे 2 तरह के, मतलब 2 तरह के कंपाउंड हैं, ग्लिसरॉल्स हैं और फैटी एसिड्स हैं। लेकिन एक ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए आपको 3 फैटी एसिड चाहिए होंगे और एक ग्लिसरॉल चाहिए होगा, इसी वजह से इसका नाम भी ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। एक ग्लिसरॉल से ग्लिसराइड और 3 फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड। अब होता क्या है, अब इसके दोनों मॉलिक्यूल देखते हैं, ग्लिसरॉल क्या होता है, फैटी एसिड क्या होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, इस वजह से इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड इज अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ये अगर यहाँ पे आर में लॉन्ग चेन कर दूँ 18, 20, 22 कार्बन की, तो उसको आप फैटी एसिड कहेंगे। 12 से लेकर 22 कार्बन तक अगर आर ग्रुप हो तो उसको आप फैटी एसिड कहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे इन फैटी एसिड को इस फैट से कंफ्यूज कर देते हैं। देखो, फैट एक लिपिड है, वो बना कैसे है, जब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिले हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं करना। फैटी एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, फैट इज अ लिपिड, ठीक है। फैट के अंदर होगा फैटी एसिड जो कि ग्लिसरॉल के साथ मिलके उसने इसको फैट बनाया होगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी, पाल्मेटिक एसिड, ऑलिक एसिड एंड लाइनोलेक एसिड, वहाँ पे आपने स्टीरिक एसिड पढ़ा था। ये कुछ फैटी एसिड्स हैं। अब ये दोनों मिलके लिपिड बनाएंगे ना, अब वो लिपिड या तो फैट बनेगा या ऑयल बनेगा। कैसे बनेगा, 2 तरह के होते हैं, या ये फैट्स बनेगा या ऑयल्स बनेगा। अगर ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड वो वाला जुड़ा जो सैचुरेटेड है, यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड कोई नहीं है, तो आपके पास फैट बनेगा। अगर ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड वो मिला जो अनसैचुरेटेड है, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो ऑयल बनेगा। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके एग्जाम्पल में बटर, चीज़ वगैरह है, इसके एग्जाम्पल में ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। अब बच्चे क्या करते हैं, ये पाल्मेटिक एसिड, ऑलिक एसिड, ये भी लिक्विड है, और ये ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये भी लिक्विड है। वो कहते हैं ये दोनों फिर ऑयल होंगे, तो दोनों ये उसमें अंदर आएंगे। ये भी लिक्विड है लेकिन ये फैटी एसिड है, ये भी लिक्विड है लेकिन ये फैटी एसिड नहीं है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अटैच होने के बाद लिपिड बना है, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क याद रखना। अब होता है क्या, इसमें रिएक्शन कैसे होता है, ये आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये आपकी फैटी एसिड है, 3, 1, 2, 3, यहाँ पे आर लंबी चेन होगी, यहाँ से OH, यहाँ से H उतरेगा, यहाँ से OH, 3 वाटर के मॉलिक्यूल उतरेंगे, +3H2। अब देखो, यहाँ से OH उतरा, यहाँ से H, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, ये वाला, तो ये देखो 3 बॉन्ड बन गए। अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया, तीनों में एस्टर बॉन्ड है। देखो, ग्लिसरॉल अल्कोहल होती है, फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। इसका मतलब है लिपिड्स की एक और डेफिनेशन होगी, दे आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, दे आर द लॉन्ग चेन एस्टर्स। ठीक हो गया, ये है ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला। उसके बाद दूसरे हैं इसमें, ये ट्राइग्लिसराइड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फॉस्फोलिपिड्स, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फॉस्फोलिपिड्स बायो के अंदर। इनकी क्या निशानी, इनके अंदर ग्लिसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड होते हैं, तीसरा इनके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, PO4-3। ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, हम ये आपने पढ़ा। स्टीरॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टीरॉइड्स के अंदर 4 फ्यूज्ड रिंग होते हैं कार्बन एटम के, उन 4 में से 3 6 मेंबर्ड होते हैं और 1 5 मेंबर्ड होता है। जैसे इसके एग्जांपल में कोलेस्ट्रॉल है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 रिंग बनाने, सबसे पहले आपने 3 रिंग 6 कार्बन के हैं और 1 रिंग कौन सा है, 5 कार्बन का। इन 4 में से सेकंड रिंग में आपने डबल बॉन्ड बना देना है और इधर टर्मिनल पे OH लगा देना है, और बाकी एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। उसके बाद इसके साथ ये लंबी सी चेन है, तीनों के साथ 3 CH3 है। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फंक्शन इनका क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, और बहुत सारे हार्मोन्स का प्रीकर्सर भी है। उसके बाद फोर्थ है वैक्सीज। वैक्सीज क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। देखो,
ट्राइग्लिसराइड में आपने कहा था लॉन्ग चेन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल कोई लॉन्ग चेन नहीं था, वो बस सिंपल सा छोटा सा मॉलिक्यूल है। इसमें फैटी एसिड भी लॉन्ग चेन है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लॉन्ग चेन, मतलब अल्कोहल भी लॉन्ग चेन है। ये इन दोनों में फ़र्क है वैक्सीज, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। इसके एग्जाम्पल में लैनोलाइन है, बीज वैक्स है, ठीक है, कैनोवा वैक्स है, वेल ऑयल है। ये आपकी बुक में इसी टॉपिक में डू यू नो है, उसमें बताया हुआ है। लैनोलाइन का होती है हमारी स्किन की और हमारी हेयर की वैक्स होती है, उसके साइडों पे होती है, तो ये आपने वहाँ से देख लेना है। फंक्शन इनका क्या, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, सिंपल। टर्पीन्स एंड आइसोप्रीनॉइड्स, टर्पीन्स का दूसरा नाम है आइसोप्रीनॉइड्स। ये इनके अंदर आइसोप्रीन यूनिट होता है। आइसोप्रीन है क्या, 5 कार्बन के कंपाउंड है ये, इसका नाम आप खुद देख लें, 1 और 2, 3 और 4, तो 1, 3 पेंटाडाइन, इसको आप आइसोप्रीन कहते हैं। ये जब आपस में मिलते हैं, लंबी लंबी चेन बनाते हैं, तो आप उसको ट्रिपीन्स कह देते हैं। इनका क्या फंक्शन है, पिगमेंटेशन इन प्लांट्स, कैरोटिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर इन सेलुलर रेस्पिरेशन, यूबिक्विनोन होता है उसके अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, वो भी एक टर्पिनॉइड है। इसके एग्जांपल्स में पाइनिन है, कैम्फोर है, मेंथोल है, क्लोरोफिल है, वाइटामिन है। ये एमसीक्यूज है कि वाइटामिन ए और क्लोरोफिल कौन सी क्लास के अंदर आते हैं। फिर केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे सिंपल लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जो ग्लिसरॉल फैटी एसिड से बने, अभी हमने पढ़ा ट्राइग्लिसराइड, वैक्सीज वगैरह। इसी के अंदर कंपाउंड लिपिड्स भी आते हैं। ये थोड़ी एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर एडिशनल कंपोनेंट भी होता है इन दोनों के अलावा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा इनके अंदर क्या होता है, या फॉस्फोरिक एसिड होता है, या नाइट्रोजन बेस होती है, प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, हाइड्रोफोबिक टेल एंड हेड वगैरह बनाता है। फिर इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं जो क्या पार्टिसिपेट इन सेल रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, कंटेन पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। डेरिवेटिव लिपिड्स वो होते हैं जो टूट के बनते हैं, ये दे आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड। जो बड़ा सा लिपिड है उसको तोड़ के आप ये बना सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल में स्टीरॉयड आते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। इसकी एग्जाम्पल में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं जो कि लोकल हार्मोन के तौर पर एक्ट करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये इनका फंक्शन है। फंक्शन की बेस पे एनर्जी स्टोरिंग लिपिड है, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड आते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज के अंदर आपको ट्राइग्लिसराइड नजर आएगा, फॉस्फोलिपिड नजर आएगा। देखो फॉस्फोलिपिड भी आ गए, ठीक है। क्यों इनको एनर्जी स्टोरेज करते हैं, ट्राइग्लिसराइड एडिपोज टिश्यू के अंदर आपके काम आते हैं। अगर आप ज़्यादा लिपिड खाएं ना, जिसके अंदर फैट्स एंड ऑयल ज़्यादा होते हैं, तो आपके एडिपोज, ये जो पेट के इर्द गिर्द और आपके बैक पे जो मसल्स होते हैं ना, ये वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से मोटापा भी कॉज होता है, वहाँ पे ये स्टोर होते रहते हैं। अगर आप ज़्यादा खाई जाएँ, फ्यूचर यूज़ में काम आए तब जब आप खाना कम कर दें, डाइट पे चले जाएँ। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के काम पे वहाँ पे इसका फंक्शन उधर फंक्शन होता है। ग्लाइकोलिपिड्स का भी उधर फंक्शन होता है, स्टेबिलिटी एंड सर्कुलेशन। सिग्नलिंग लिपिड्स वो होते हैं जो सिग्नल का काम करते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल में मैंने आइकोसोनाइड्स बताए हुए हैं। इनके अंदर वही प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स को सिग्नल करते हैं, ठीक है। फिर प्रोटेक्टिव लिपिड्स अभी हमने पढ़ लिया, वो है वैक्सीज। उसके बाद आखिरी इनके है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सैचुरेटेड ग्लिसराइड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ग्लिसराइड को फैट्स कहते हैं, अनसैचुरेटेड को ऑयल्स कहते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। सैचुरेटेड के अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड कम से कम एक तो, ठीक है, ये लिक्विड होता है। इसके एग्जाम्पल भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है न्यूक्लिक एसिड्स। ये भी आप बायो के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट सेल से सबसे पहले डिस्कवर हुए थे उनके न्यूक्लियस से, तो उनका न्यूक्लियस और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, वहाँ से इनका नाम बना न्यूक्लिक एसिड। बायोमॉलिक्यूल्स हैं, नेचुरली अकरिंग हैं, काम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हमारी एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स की अपने बच्चों की तरफ ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। हमारी बॉडी के सारे फंक्शन ये कंट्रोल करते हैं, इनके फंक्शन है। 2 तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जिसको आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उसके अंदर पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन वाली, एक राइबोस नाइट्रोजनस बेस होती है, और एक उसके अंदर क्या होती है, फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले इनके अंदर पेंटोज शुगर कौन सी होती है, 5 कार्बन की। आरएनए के अंदर राइबोस होती है, और डीएनए के अंदर आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस होती है। फर्क इन दोनों में क्या है, 5 कार्बन का। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। कार्बन 2 पे देखिए, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। अगर OH लगा हुआ है तो राइबोस, अगर O उतर गया, O को रिमूव कर दिया, डीऑक्सी, डी का मतलब रिमूव, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो डीऑक्सीराइबोस बन जाएगी वो। तो अगर डीएनए होगा तो ये वाली शुगर होगी, पेंटोज शुगर। आरएनए होगा तो ये वाली शुगर होगी, ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस। डीएनए के अंदर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन होती है। आरएनए के अंदर ये सारी होती है, थायमिन के अलावा यूरासिल होती है। तो असल में 5 तरह की आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस होगी। इनमें जो एडेनिन और ग्वानिन है ये डबल रिंग्ड होती हैं,
इनको प्यूरिन्स कहते हैं। बाकी तीनों क्या हैं, सिंगल रिंग्ड, इनको पिरिमिडीन्स कहते हैं। यानी कि ये पिरिमिडीन्स है, ये प्यूरिन्स है। स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा तो ये भी चेंज होते रहेंगे। तीसरी चीज़ क्या होगी इसके अंदर, फॉस्फेट यूनिट, वो PO4-3 फॉस्फेट होता है। अब इन तीनों चीज़ों को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे राइबोस शुगर अटैच की है, ठीक है, सॉरी डीऑक्सीराइबोस यहाँ से ओ रिमूव्ड है। मैंने इसके साथ नाइट्रोजन बेस लगा दी है, ठीक है। ये सिंगल रिंग्ड है, कोई भी प्यूरिन हो सकती है, ये प्रीमिडीन कोई भी हो सकती है, ठीक है। साइटोसिन हो सकती है, थायमिन हो सकती है, ये फास्फेट ग्रुप है। ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना। अब इस तरह का न्यूक्लियोटाइड एक और आगे आएगा, इधर आएगा, लंबी सी चेन बनेगी, उसको आप क्या कहेंगे, डीएनए या आरएनए। डीएनए के फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये सारा आप पढ़ चुके हैं। इसकी एग्जाम्पल उसने बताया कि एक सिंगल फर्टिलाइज एग से पूरा इंसान बन जाता है, उसमें लेग, हैंड, लिवर, हेड सारा कुछ बनता है। उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी तो उसने सारा कुछ बनाया ना, तो वो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या है, जे वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इनका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था 1953 में, नोबेल प्राइज मिला था 1962। इनमें से एक आई थिंक फ्रांसिस क्रिक के, जे वॉटसन में से एक रिसेंटली परसों फौत हुआ है, 97 ईयर्स ओल्ड का हो कि उसको उसकी डेथ हुई है अभी। इन्होंने ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके अंदर ये जो बेस दरमियान में जो लाइनें हैं, ये बेस पेयर्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और ये वाली जो लाइन है और ये है बैकबोन में शुगर और फॉस्फेट होता है। मतलब ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इसकी ये जो दो पार्ट है ये होंगे इस लाइन के अंदर, और ये वाला जो नाइट्रोजनस बेस का पार्ट है, सॉरी, ये दोनों पार्ट होंगे लाइन के अंदर, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ होगी। इसी तरह ऊपर से एक नाइट्रोजन बेस आएगी, एक नीचे से आएगी। नाइट्रोजनस बेस के अंदर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये असल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, उसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। उसका फंक्शन क्या है, वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। कैसे करता है, उधर से इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको डी कोड करता है, रीड करता है, फिर उसे डीएनए इन्फॉर्मेशन से क्या बना देता है, वो प्रोटीन बना देता है। ये मैसेंजर आरएनए भी होता है, ट्रांसफर आरएनए भी होता है, राइबोसोमल आरएनए भी होता है। ये आप ट्रांसक्रिप्शन में डिटेल से पढ़ चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, डीएनए एंड आरएनए। मेरा नहीं ख्याल भी आपको कराना पड़ेगा, आप 9th-10th में भी, अभी अपने मैट्रिक में भी, और ये बायो के अंदर भी पढ़ा होगा, तो ये आपने इस टॉपिक में से तैयार करना है। ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।